अध्याय 31 क्या रहस्य उजागर होने वाला है। वास्तव में हर कोई हैरान था। लियू किंगसोंग और अन्य लोगों के लिए वे डरे हुए थे और थोड़ा हैरान थे। आखिर क्या हो रहा है? वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? क्या वे लियू जू और अन्य लोगों को निशाना बना रहे हैं? क्या ये हो सकता है कि ये लोग लियू जू के संपर्क में हैं? कोई भी समझ नहीं पाया कि वास्तव में क्या हो रहा था। इस समय ये लोग आरव का अभिवादन करने वाले थे, लेकिन आरव ने उन्हें एक नज़र से रोक दिया। इस बीच आरव ने छिपकर लियू जू को देखा, उन्हें लियू जू का अभिवादन करने का निर्देश दिया। तो ये बड़े लोग, शीर्ष बॉस, सभी ने एक के बाद एक लियू जू का अभिवादन किया, उत्साहपूर्वक उसका पक्ष लेने की कोशिश की। राष्ट्रपति लियू अभी भी बहुत प्रभावशाली दिखते हैं, हमें भविष्य में आप पर भरोसा करना होगा। चलो राष्ट्रपति लियू, चलो टोस्ट करते हैं। पहले तो वे थोड़े संकोची थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्वाभाविक रूप से लियू जू की चापलूसी की, जैसे कि वह कोई बड़ी हस्ती हो। ये देखकर लियू किंगसोंग और अन्य लोग अवाक रह गए। इसके अलावा पहले टेबल पर बैठे सभी बच्चे उनके साथ अपनी टेबल पर चले गए। इस दृश्य को देखकर सभी हंस पड़े। एक पल में लियू किंगसोंग का परिवार और श्रीमती लियू सीनियर हंसी का पात्र बन गए। चीजों को गड़बड़ाता देख लियू शिरुई एक मजबूर मुस्कान के साथ उलझन में आए और पूछा, राष्ट्रपति क्यों? राष्ट्रपति जो, उन्होंने आपके लिए वहां एक जगह तैयार की है, यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? यहाँ सब ठीक है, हमें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ होना बड़े बॉस के साथ शराब पीने का एक दुर्लभ अवसर है। राष्ट्रपति क्यू ने मुस्कुराते हुए लियू जू को सम्मानपूर्वक एक और टोस्ट पेश किया। ये दृश्य देखकर लियू जू स्तब्ध रह गई। उसने सवाल किया कि ये लोग उसकी चापलूसी क्यों कर रहे हैं, जबकि वह उन्हें बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं जानती थी। इससे वह पूरी तरह हैरान रह गई। हालांकि उसे कारण समझ में नहीं आया, लेकिन उसने स्तब्ध होकर जवाब दिया, ऐसा महसूस करते हुए कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। जहां तक लियू शिरुई का सवाल है, राष्ट्रपति क्यू की बातें सुनकर उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या हो रहा है? क्या लियू जू वही बड़ी हस्ती है जिसका वह जिक्र कर रहा है? राष्ट्रपति क्यू से ज्यादा सक्षम? क्या लियू जू ने खुद को इतना छिपा रखा है? असंभव, लियू किंगसोंग ने ठंडी आवाज में कहा और गुस्से से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? उसे बड़ी हस्ती कौन बनाता है? उसका पति अभी भी बेकार है और वह एक बेरोजगार आवारा है। क्या तुमने कोई गलती की? राष्ट्रपति क्यूई ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, अगर तुमने और बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि कल लियू समूह बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। उसी समय राष्ट्रपति क्यूई ने आरव की ओर आशंका से देखा। उन्हें डर था कि कहीं आरव नाराज होकर उन्हें दोषी न ठहरा दें। लियू परिवार को आरव की पहचान नहीं पता थी, लेकिन राष्ट्रपति क्यूई और अन्य लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट थे। आरव उस व्यक्ति का करीबी भाई है। आरव को अपमानित करना उस व्यक्ति को अपमानित करने के बराबर है, और वे ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। राष्ट्रपति क्यूई के गुस्से से लियू किंगसोंग और लियू शिरुई पर बिजली की तरह बिजली गिर गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। इस बीच उन्होंने सावधानी से लियू जू को देखा। लियू जू का इतना बड़ा प्रभाव कब से है? एक पल में वे लियू जू के सामने अभिनय करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। बाकी लोगों की बात करें तो वे और भी हैरान थे, पूरी तरह से अवाक। आखिर लियू जू कौन है? इतने बड़े बड़े लोग उसे क्यों देख रहे हैं? वे उसके साथ इतने विनम्र क्यों हैं? लियू जू ने इसे अच्छी तरह से छिपाया। कौन सोच सकता था कि उसके इतने मजबूत संबंध होंगे? यह उलटफेर वाकई अद्भुत है, और अब लियू किंगसोंग और उसका बेटा पूरी तरह से मजाक बन गए हैं। बस दयनीय। हाँ, ये स्थिति शायद लोगों को एक साल तक हंसाने के लिए पर्याप्त है। सदमे के बीच सभी ने अपने मुंह ढके चुपचाप मजाक किया। संभवतः आज जो हुआ वह जल्द ही पूरे जियांगचेंग में फैल जाएगा। फिर लियू किंगसोंग और उसका बेटा सभी के लिए मजाक का विषय बन जाएगा। जूएर इतनी प्रभावशाली कब हो गई? हमें बताए भी नहीं। ये बिल्कुल सही नहीं है, लियू शिनियन ने सदमे और कुछ नाराजगी के मिश्रण के साथ कहा। गोल्डन गूज ने उत्साह से सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, हाँ, अगर मुझे पता होता कि वह इतनी सक्षम है तो मैं उस जानवर लियू किंगसोंग से कुछ भी क्यों मांगती? बस उसके साथ खेलने के लिए। हाँ, हमारे आने वाले दिन अच्छे होने वाले हैं। पता चला कि हमारी बहन इतनी सक्षम है। लियू जी और लियू क्यू अपनी खुशी नहीं छिपा पाए। वे हैरान और उत्साहित थे, यहाँ तक कि तमाशा देखने के लिए उत्सुक भी थे। फिर भी लियू जू हैरान रह गई, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? थोड़ी देर की खामोशी के बाद लियू जू ने उलझन में पूछा, मैं तुम्हें नहीं जानती। क्या तुम सब गलत हो सकते हो? हालांकि इससे लियू जू को खुशी हुई और उसने वास्तव में इसका आनंद लिया, लेकिन उसे इसकी तह तक जाना था। लियू जू के शब्दों से लियू किंगसोंग और अन्य लोगों की आंखें चमक उठी। ऐसा लगा कि कोई उलटफेर हो गया है। इन बड़े लोगों ने वास्तव में गलती की थी। मुझे पता था आप लोगों ने निश्चित रूप से गलती की है। उसने स्वीकार किया है कि वह आपको नहीं जानती। लियू किंगसोंग ने अपने रोमांच के बीच उत्साहपूर्वक टिप्पणी की।
राष्ट्रपति क्यों, यह अर्थहीन है न? यदि आप जानबूझकर हमें अपमानित करने आए हैं तो यह अक्षम्य है, लियू शिरुई ने गुस्से से पूछा। सुनवाई कुछ लोगों के बीच संवाद और चीज़ों को फिर से बदलते हुए देखकर दर्शकों ने एक बार फिर इस पर चर्चा की। तो यह नाटक है, ये वास्तव में एक गलती थी, मुझे ये पता था। मुझे वास्तव में लगा कि लियूज़ू के पास कुछ स्मारकीय कौशल हैं, लेकिन ये पता चला कि इन लोगों ने गलती की। ऐसा लगता है कि बाहर निकाले गए लोग अंततः महत्वहीन हो जाएंगे, कभी भी फिर से खड़े नहीं होंगे, खासकर एक बेकार पति के साथ। उनके लिए इस जीवन में सब खत्म हो गया है। इन चर्चाओं को सुनकर लियू शिरुई, जिनएर और अन्य बहुत गंभीर दिखे, मिश्रित भावनाओं के साथ आरव को घूरते हुए। शुरू में उन्होंने सोचा था कि लियूज़ू में वास्तव में क्षमताएं हैं, लेकिन ये पता चला कि ये लोग गलती कर रहे थे। इससे उन्हें खाली खुशी मिली और अंतिम निराशा को स्वीकार करना उनके लिए कठिन था। लियू किंगसोंग और लियू शिरुई के लिए उन्होंने लियूज़ू और आरव को उपहासपूर्वक देखा, जैसे कि कोई शो देखने के लिए तैयार हो। ऐसा लग रहा था कि वे कह रहे हैं, नकली तो नकली है, यह उजागर हो गया है न? देखते हैं आप इसे कैसे खत्म करते हैं। सिर्फ वे ही नहीं, बल्कि घटनास्थल पर मौजूद कई लोग भी आरव और लियूज़ू को देख रहे थे। वे तमाशा देखना चाहते थे। सभी की जांच परख वाली निगाहों को देखकर, इन शब्दों को सुनकर लियूज़ू ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। थोड़ी गर्मजोशी महसूस करते हुए आरव के साथ इसका सामना करना चाहती थी। ये देखकर आरव ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। क्या यह अब और छिपा नहीं रह सकता था? क्या उसका पर्दाफाश होने वाला था? आरव मूल रूप से सुर्खियों में नहीं आना चाहता था, लेकिन वह अपनी महिला के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए आरव ने सच्चाई उजागर करने का फैसला किया। वास्तव में अगर आरव ने इसे स्वीकार नहीं किया तो राष्ट्रपति क्यूई और अन्य लोग कुछ हद तक परेशान महसूस करेंगे। वे आरव की पहचान के बारे में बात नहीं कर सकते थे, न ही वे ये समझाना जानते थे। भले ही वे सभी को बेवकूफ़ बना सकते थे, लेकिन बिना किसी विश्वसनीय बात के ये लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने आरव की ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि आरव आगे बढ़ेगा। इसलिए आरव असहाय होकर खड़ा हो गया। अध्याय 32 युवा मास्टर जू की शक्ति। एक विशिष्ट अतिथि आ गया है। हालांकि उस समय दरवाजे पर मौजूद परिचारक चिल्लाया, विशिष्ट अतिथि? किस तरह का विशिष्ट अतिथि? परिचारक की आवाज़ सुनकर बाकी लोग कुछ हद तक हैरान हो गए। जू परिवार से जू होन का बेटा मास्टर जूकुन आ गया है। इसके बाद परिचारक ने उत्साह से चिल्लाया। वास्तव में उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह पर वह जियांगचेन के महान युवा मास्टर से मिल जाएगा। क्या युवा मास्टर जू यहाँ हैं? वे क्यों आए? क्या लियू परिवार का इतना प्रभाव है? हे भगवान, लियू किंगसोंग बहुत प्रभावशाली है। यहाँ तक कि युवा मास्टर जू को भी आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि लियू समूह एक बड़ी बढ़त के लिए तैयार है। ये सुनकर कि जू कुन आ गया है, सभी अवाक रह गए। लियू किंगसोंग को पूरी तरह से हैरान होकर देखने लगे। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वास्तव में जू कुन के आने से पहले ही कुछ उत्सुक चापलूसों ने लियू किंगसोंग की प्रशंसा करनी शुरू कर दी थी। युवा मास्टर लियू वास्तव में आशाजनक हैं, उनके भविष्य की संभावनाएं असीम हैं। जैसा कि अपेक्षित था, पिता जैसा बेटा। यांगीजी नदी की लहरें आती रहती हैं, बूढ़ों को धकेलती रहती हैं। हम बूढ़े हो रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो। वास्तव में आनंददायक और जश्न मनाने लायक है। उनकी प्रशंसा के शब्दों को सुनकर, उनकी अंतहीन चापलूसी को देखकर लियू किंगसोंग इससे अधिक रोमांचित नहीं हो सकता था। भले ही वह नहीं जानता था कि जू कुन क्यों आएगा, उसके लिए जू कुन का आगमन उससे दोस्ती करने की इच्छा का संकेत था। न केवल लियू किंगसोंग बल्कि लियू शिरुई और श्रीमती लियू सीनियर भी तारीफों पर मुस्कुराए और जवाब में सिर हिलाया। शुरू में उन लोगों के जाने के बाद उनके हाव भाव देखना मुश्किल था, लेकिन अब जू कुन के कनेक्शन के साथ क्या वे अभी भी उन तुच्छ छोटे लोगों की परवाह करेंगे? उनके चेहरों पर अत्यधिक गर्व के भाव थे। सभी की प्रशंसा के बीच लियू किंगसोंग ने उत्तेजक तरीके से आरव की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, ये देखो, ये शक्ति है। क्या तुम, एक हारे हुए व्यक्ति, मेरी तुलना कर सकते हो? मेरे जूते चाटना भी तुम्हारे नीचे है। इस समय लियू किंगसोंग की नाक हवा में ऊंची थी, जो अत्यधिक गर्व से झूम रहा था। बेवकूफ़, बस रुको, एक अच्छा शो आने वाला है। उसके शब्दों को सुनकर अध्यक्ष क्यू और अन्य लोग ठंडे भाव से मुस्कुराए और तमाशा देखने की उम्मीद कर रहे थे। वे जानते थे कि जू कुन क्यों आया था, निश्चित रूप से आरव के लिए। लेकिन वह मूर्ख लियू किंगसोंग अभी भी भोलेपन से यह मानता था कि जू कुन उसके लिए आया था। वह आईने में अपनी योग्यता भी नहीं देख सकता था। क्या वह इसके लायक है? जब जू कुन ने दरवाजे में प्रवेश किया तो लियू किंगसोंग ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। युवा मास्टर जू, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा आगमन वास्तव में लियू परिवार के लिए सम्मान लाता है। ये दृश्य देखकर साइड पर मौजूद कई लोगों ने ईर्ष्यालु भाव दिखाए।
आखिरकार ये जियांगचेंग के जू परिवार का भयानक रूप से प्रभावशाली युवा मास्टर जूकुन था। कौन ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहेगा, कौन उनका पक्ष नहीं लेना चाहेगा। इसलिए इस अफसर ने कई लोगों को ईर्ष्यालु बना दिया जो लियू किंगसोंग की जगह लेना चाहते थे। फिर भी लियू किंगसोंग के हर्षित स्वागत का सामना जूकुन के तिरस्कारपूर्ण भाव से हुआ। लियू किंगसोंग को तिरस्कार भरी नज़र से देखने के बाद जूकुन ने व्यंग्य करते हुए पूछा, आप कौन हैं? लियू किंगसोंग ने जूकुन के इरादे को नहीं समझा था, जल्दी से अपना परिचय देते हुए कहा, युवा मास्टर जू, मैं लियू किंगसोंग हूँ, लियू ग्रुप का नवनियुक्त अध्यक्ष। आप मुझे नहीं पहचानते। ये व्यक्ति, हालांकि जूकुन से अपरिचित था, लेकिन उसने जूकुन से अच्छी तरह परिचित होने का दिखावा करते हुए जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की। ओह, आपके बारे में कभी नहीं सुना। आप क्या हैं? जूकुन ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया, उसका लहजा बेहद अप्रिय था। क्या हो रहा है? क्या युवा मास्टर जू लियू किंगसोंग के लिए यहाँ नहीं आए हैं? तो वह यहाँ किसके लिए हैं? लियू किंगसोंग के अलावा यहाँ जूकुन को व्यक्तिगत रूप से कौन जानता है? जूकुन की प्रतिक्रिया देखकर हर कोई दंग रह गया, उसे समझ नहीं पाया। साथ ही उन्होंने लियू जू की ओर देखा, उनके हाव भाव एकदम बदल गए और वे अविश्वसनीय रूप से चिल्ला उठे, क्या ये वास्तव में वह हो सकती है? क्या लियू जू ने खुद को इतनी अच्छी तरह से छिपाया है? इस संभावना का अनुमान लगाते ही सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। वे खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्हें डर था कि परिणाम उन्हें चौंका सकता है। ये कैसे संभव है? वह क्या है? वह यंग मास्टर जू को कैसे जानती है? उनकी चर्चा सुनकर लियू किंगसोंग डर गया, उसने अपना सिर हिलाया, इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। साथ ही लियू शिरुई और श्रीमती लियू सीनियर, उनके हाव भाव एकदम बदल गए। वे अपने सिर हिलाते हुए प्रार्थना कर रहे थे, कृपया कृपया, ये वह न हो, ये सच नहीं हो सकता। मौके पर सभी ने इस तथ्य पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, यह मानने से इनकार कर दिया कि जूकुन लियू जू के लिए आया था। लेकिन जब जूकुन ने लियू जू को देखा तो वह मुस्कुराता हुआ उसके पास गया। युवा मास्टर जू मुस्कुराया। क्या वह वास्तव में उसे देखकर मुस्कुराया? क्या युवा मास्टर जू को उसमें दिलचस्पी हो सकती है? लेकिन ऐसी सुंदरता के साथ ये वास्तव में काफ़ी संभव है। ऐसा लगता है कि अच्छा दिखना भी एक पूंजी है, एक फ़ायदा है। जूकुन को लियू जू की ओर चलते देखकर अन्य लोग फिर से फुसफुसाने लगे, अवचेतन रूप से सोच रहे थे कि जूकुन ने एक लियू जू को पसंद करना। मैंने तुमसे कहा था, वह यंग मास्टर जू को कैसे जान सकता है? पता चला कि उसने इसके लिए खुद को बेच दिया, वास्तव में बेशर्म। इन चर्चाओं को सुनकर लियू किंगसोंग ने लियू जू को तिरस्कार से देखते हुए शाप दिया। लियू किंगसोंग की अवमानना श्रीमती लियू सीनियर और लियू शिनियन की तुलना में कुछ भी नहीं थी। ये शब्द सुनकर उन्होंने गुस्से में अपनी छाती पीट ली, बेशर्म, वास्तव में लियू परिवार के नाम को बदनाम करने वाली, वह इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? बेशर्म, बहुत बेशर्म। लियू जू के लिए, हालांकि जूकुन उसके पास गया, लेकिन वह खुश नहीं हो सकी, अंदर ही अंदर बेहद उलझन में थी। अंत में जूकुन के उसके करीब आने से पहले लियू जू ने सख्ती से खड़े होकर आरव के साथ अंतरंगता से हाथ मिलाया। यंग मास्टर जू, मेरा एक पति है, कृपया अपना सम्मान करें। लियू जू के शब्दों को सुनकर जूकुन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर कुछ एहसास होने पर वह मुस्कुराया, मैंने क्या किया? तुम मुझसे खुद का सम्मान करने के लिए कहते हो। क्या ये वैसा नहीं है जैसा उन्होंने कहा? तुमने मुझमें दिलचस्पी ली और मुझे खोजने आए। लियू जू भी उलझन में था, सवाल कर रहा था। लियू जू के शब्दों को सुनकर जूकुन गुस्से में था, पीछे मुड़कर चिल्लाया, किसने कहा? कौन ऐसी अफवाहें फैला रहा है? तुरंत जूकुन की शाही आभा प्रकट हुई और जूकुन की दहाड़ से वहां मौजूद ज्यादातर लोग कांपने लगे। उन्हें डर था कि वह अपना गुस्सा उन पर उतार देगा। जूकुन के गुस्से से जमीन हिलती हुई लग रही थी, उसकी वाकई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। हालांकि जूकुन के पास इतनी पूंजी थी, उसके पिता मास्टर जू थे और उसके दो चाचा एक दूसरे से ज्यादा प्रभावशाली थे। जियांगचेंग में वह लगभग कुछ भी कर सकता था और शायद ही कभी किसी से नाराज होता था। इन लोगों को वश में करने के बाद जूकुन ने ईमानदारी और गंभीरता से अपने आने का कारण बताया। अध्याय 33। बूढ़ी औरत ने हिम्मत नहीं हारी। जूकुन का रवैया बहुत ईमानदार था। मिस लियू, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं बहुत सरल हूँ। मैंने आपकी व्यावसायिक प्रतिभा को पहचाना है और एक नई ज्वेलरी कंपनी शुरू करने के लिए आप में निवेश करना चाहता हूँ। जब तक आपकी कोई ज़रूरत है, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा और हमें 100 मिलियन से ज़्यादा के शुरुआती निवेश की उम्मीद है। ये कहने के बाद उसने लियू ग्रुप के लोगों की तरफ तिरस्कार भरी नज़र से देखा और एक परोक्ष अपमान किया। मिस लियू वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। हम कुछ मूर्ख लोगों की तरह नहीं होंगे जो ऐसी प्रतिभा को भगा देते हैं और एक मूर्ख को सत्ता पर कब्जा करने देते हैं। ... जूकुन का इरादा बहुत स्पष्ट था। चूंकि लियू परिवार ऐसी अच्छी प्रतिभा को अप्रयुक्त छोड़ देता है, इसलिए वह अपना कदम उठाने में संकोच नहीं करेगा।
इसके अलावा जूकुन के शब्दों से सभी को एहसास हुआ कि जूकुन का लियू जू की तलाश करने का उद्देश्य वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह लियू जू की प्रतिभा को महत्व देता था। हाँ, यंग मास्टर जू वास्तव में बोलने की हिम्मत रखता है, लोगों को सीधे तौर पर मूर्ख और दिमागहीन कहता है, इस डर से नहीं कि वे नाराज हो सकते हैं। गुस्सा हो, क्या हमने उन्हें कोई चेहरा दिया? उन्हें गुस्सा करने की कोशिश करने दो, वे वास्तव में नहीं जानते कि कब छोड़ना है। हालांकि यंग मास्टर जू का वर्णन वास्तव में उपयुक्त है, मूर्ख प्रबंधक और दिमागहीन उत्तराधिकारी एकदम सही जोड़ी हैं। ऐसा लगता है कि लियू जू वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति है, अन्यथा यंग मास्टर जू उसे खोजने के लिए इतने उत्सुक नहीं होते। क्या ये स्पष्ट नहीं है? उस समय लियू समूह कुछ भी नहीं था, लेकिन लियू जू के कार्यभार संभालने के बाद ये तेजी से अपने वर्तमान पैमाने पर पहुंच गया, कोई इसे चमत्कार ही कह सकता है। लेकिन ऐसी प्रतिभा अभी भी लियू ग्रुप के भीतर ऐसी स्थिति में समाप्त होती है, ये वास्तव में दुखद और हास्यास्पद है। एक पल के लिए लियू जू को सभी से प्रशंसा मिली, जबकि लियू ग्रुप के लोगों को बेकार समझा गया। कोई विकल्प नहीं था, पूर्ण शक्ति के सामने वे केवल जूकुन का पक्ष ले सकते थे। इसके अलावा जूकुन सच बोल रहा था, लियू जू वास्तव में एक भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लानत है। जूकुन के शब्दों को सुनकर लियू किंगसोंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। वह जूकुन जैसे दुर्जय व्यक्ति को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठाएगा। लियू किंगसोंग भी नहीं, यहाँ तक कि श्रीमती लियू सीनियर भी इतनी कठोर बेइज्जती के बाद एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उन्हें अपना अभिमान निगलना पड़ा। जूकुन का सामना करते हुए न केवल लियू परिवार बल्कि जियांगचेंग में भी मजबूत संस्थाएं उसे भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। जूकुन लियू परिवार को चींटी को निचोड़ने की तरह आसानी से कुचल सकता था। युवा मास्टर जू, कृपया बैठ जाए। युवा मास्टर जू, मैं अभी आपके लिए जगह बना देता हूँ। इस बीच दूसरी मेज पर अध्यक्ष क्यू ने जूकुन को आरव के बगल में सीट दे दी। शायद बाकी लोगों को पता न हो, लेकिन वे समझ गए। सतह पर जूकुन लियू जू के लिए वहां था। फिर भी केवल वे ही जानते थे कि जूकुन अपने भाई आरव के लिए आया था, उसके लिए न्याय की मांग कर रहा था। ये देखकर जूकुन ने सिर हिलाया और चुपके से इन लोगों की समझदारी की प्रशंसा की और बताया कि वे कैसे व्यवहार करना जानते हैं। संतुष्ट होकर वह बैठ गया और जू परिवार ने आरव से हाथ मिलाने का नाटक किया, ये संकेत देते हुए, हम बहुत ईमानदार हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी पत्नी को मना लेंगे। हम जरूर, आरव ने विनम्रता से जवाब देते हुए सिर हिलाया। इस समय श्रीमती लियू सीनियर अब और शांत नहीं बैठ सकी और खुद को मनाए बिना नहीं रह सकी। जूए दादी पहले उलझन में थी, तुम लियू ग्रुप में वापस क्यों नहीं आती? इससे पहले श्रीमती लियू सीनियर ने लियू किंगसोंग को कार्यभार संभालने दिया, लियू जू को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि उसके मूड को शांत करने के लिए। कुछ समय बाद उसे वापस बुलाने की योजना बनाते हुए, यह मानते हुए कि वह इसे अधिक महत्व देगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जूकुन अचानक बीच रास्ते में प्रकट हो जाएगी। अगर जूकुन सफल हो जाती तो उसे पता था कि उसे लियू जू को वापस लाने का कभी मौका नहीं मिलेगा। अब जब जूकुन को अभी भी सफलता नहीं मिली है, तो वह अभी भी अपने पारिवारिक संबंधों का उपयोग करके लियू जू को वापस लौटने के लिए मजबूर कर सकती है। दादी, ये कैसे हो सकता है? अगर वह वापस आ गई तो मेरा क्या होगा? श्रीमती लियू सीनियर के शब्दों को सुनकर लियू किंगसोंग घबरा गई। सीईओ के रूप में उनकी स्थिति अभी भी स्थिर नहीं हुई थी, और अगर लियू जू वापस लौटती तो वह सबसे बड़ा मजाक बन जाती, है न? इसके अलावा लियू जू के साथ पहले जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था, अगर वह वापस आती तो उनके अच्छे दिन खत्म हो जाते और उन्हें बहुत तकलीफ होती। इसलिए उन्होंने इसका दृढ़ता से विरोध किया। तो फिर से क्लीनर बन जाओ, क्या तुमने यही नहीं कहा था? श्रीमती लियू सीनियर ने बिना किसी दया के जवाब देते हुए ठंडी आवाज में कहा। श्रीमती लियू सीनियर के शब्दों से लियू शिरुई और लियू किंगसोंग के चेहरे पीले पड़ गए और वे बेहद क्रोधित हो गए। लियू शिनियन और जिनएर के लिए उनके दिल उत्साह से भर गए और वे खुशी से चिल्लाने लगे, अच्छा, दादी आखिरकार अपने होश में आ गई हैं। जूएर फिर से लियू ग्रुप की सीईओ बन सकती हैं। ये फिर से शुरू करने से कहीं बेहतर है। यह सही है, हमारे परिवार के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। उनके विचार में लियू जू निश्चित रूप से सहमत होगी। आखिरकार वह लियू नाम रखती है, ये लियू ग्रुप है। इसके अलावा हालांकि जूकुन ने एक कंपनी की सह स्थापना करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन कौन निश्चित रूप से कह सकता है कि वास्तव में स्थिति क्या थी? बहुत सारी अनिश्चितताएं थीं, इसलिए उनकी नज़र में वापस लौटना सबसे अच्छा विकल्प था। लियू ग्रुप वास्तव में जानता है कि कैसे खेलना है, उनका रवैया बहुत तेजी से बदलता है। दिलचस्प है, लेकिन कौन जानता है लियू जू क्या चुनाव करेगी? इस बीच बाकी लोग हैरान भाव से देख रहे थे, लियू जू की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। दादी, मैं वापस नहीं जा सकती, इसलिए अपनी सांसें बर्बाद मत करो। सभी की निगाहों के सामने लियू जू ने ठंडे अंदाज में अपना सिर हिलाया, सीधे मना कर दिया।
अच्छा। लियू जू की प्रतिक्रिया सुनकर लियू शिरुई और लियू किंगसोंग ने राहत की सांस ली, चुपचाप उसके फैसले की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने मनाने का नाटक करते हुए कहा, दादी, चून की बहन जुएर अनिच्छुक है तो उसे मजबूर न करें। किंगसोंग आई इतनी बुरी नहीं है, समय सब कुछ साबित कर देगा। उनकी बातें सुनकर श्रीमती लियू सीनियर ने कुछ नहीं कहा और लियूजू को देखती रहीं, पूछती रहीं, क्या वास्तव में पैंतरेबाजी करने की कोई जगह नहीं है? तुम लियू परिवार के बच्चे हो, लियू परिवार का खून हो। नहीं, लियूजू ने अपना सिर हिलाया, दृढ़ता से उत्तर दिया, जब तुमने मुझे बाहर निकाला तो मैंने पहले ही लियू परिवार को पूरी तरह से छोड़ दिया था, इसलिए मुझे घृणा करने के लिए और कुछ मत कहो। लियूजू भावहीन रही, श्रीमती लियू सीनियर की भावनात्मक अपील के प्रति पूरी तरह से उदासीन। लियूजू के शब्दों से श्रीमती लियू सीनियर को थोड़ा उलझन महसूस हुई। वह जानती थी कि लियूजू पहले जो हुआ उसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, अगर वह कुछ नहीं करती तो लियूजू वापस आने के लिए सहमत नहीं होती। लेकिन इतने सारे लोगों की मौजूदगी में वह लियूजू के लिए कुछ भी करने के लिए खुद को नहीं ला सकी। हालांकि अगर वह लियूजू को वापस नहीं ला पाती तो लियू समूह के पास वर्तमान में कोई उपयुक्त नेता नहीं होता। इससे श्रीमती लियू सीनियर बहुत उलझन में पड़ गईं, उन्हें भी नहीं पता था कि क्या करना है। अध्याय 34 शर्मिंदगी से क्रोधित। इस समय जबकि श्रीमती लियू सीनियर बेहद उलझन में थी, लियू शिनियन और जिनेर दौड़े दौड़े आए। लियू जू को देखते हुए लियू शिनियन ने निराशा में कहा, जूएर, आपकी दादी ने पहले ही कह दिया है, आप कैसे मना कर सकते हैं? जिनेर ने भी सिर हिलाया, कुछ हद तक चिढ़कर कहा, जूएर, आपको संतुष्ट रहना सीखना होगा, अपना भविष्य बर्बाद मत करो। उनकी बातें सुनकर पास में खड़े आरव अचानक गुस्से में हंस पड़े। आपके अनुसार लियू परिवार किसी को कचरे की तरह बाहर निकाल सकता है जब उन्हें उनकी ज़रूरत न हो। अब जब उन्हें किसी की ज़रूरत है तो वे हड्डी फेंक देते हैं और उसे आज्ञाकारी होकर वापस जाना चाहिए। एक कुत्ता भी इतना आज्ञाकारी नहीं होगा, है ना? क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? आरव के शब्दों के बाद सभी के भाव बहुत रंगीन हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लियू परिवार का बेकार दामाद ऐसे तीखे शब्द कह सकता है जिससे लोग उसे एक नई नज़र से देखेंगे। लियू शिनियन और जिनेर के लिए उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार है? तुम क्या सोचते हो? रास्ते से हट जाओ, यहाँ परेशानी खड़ी करना बंद करो, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ। यहाँ तक कि श्रीमती लियू सीनियर भी अपनी भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक पाईं, वे बोलना और फटकारना चाहती थीं। आरव के शब्द मेरे शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह मेरे पति हैं। लेकिन लियू जू ने उसे बीच में ही टोकते हुए बहुत गंभीरता से कहा, जूएर, लियू शिनियन और जिनेर अभी भी कुछ हद तक अनिच्छुक थे। फिर भी उनके शब्द बाहर आने से पहले लियू जू ने उन्हें रोक दिया, अब और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दुश्मनी करने के लिए मजबूर मत करो। लियू शिनियन और जिनेर को लियू जू को मनाने में असमर्थ देखकर श्रीमती लियू सीनियर ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और माफ़ी मांगी। जूएर, मैं पहले गलत थी, आपकी दादी यहाँ आपसे माफ़ी मांग रही हैं। हम सब एक परिवार हैं, बाहरी लोगों को हम पर हंसने न दें। जो भी हो, चलो वापस चलते हैं और बात करते हैं, ठीक है? उसके विचार से ये कहने के बाद लियू जू को निश्चित रूप से उसे कुछ सम्मान देना चाहिए, लेकिन वह गलत थी और बहुत गंभीर रूप से। लियू जू ने अपना सिर हिलाया, दादी, बात करना बंद करो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। दादी, चूंकि वह कोई भावना नहीं दिखाती है तो हम उससे भीख क्यों मांगें? मुझे विश्वास नहीं है कि लियू समूह उसके बिना जीवित रह सकता है। लियू किंगसोंग ने लियू जू के शब्दों के साथ दहाड़ लगाए। माँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वह सिर्फ एक कृतघ्न है, लियू शिरुई ने भी सिर हिलाते हुए कहा। बाहर निकलो, क्या तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार है? क्या तुम अपने रिश्तेदारों के बारे में ऐसे ही बात करती हो? लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, श्रीमती लियू सीनियर ने उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। ये दृश्य देखकर सभी दंग रह गए और फिर जोर से हंस पड़े। हा, लियू परिवार के पिता और पुत्र ने वाकई खुद को मूर्ख बना लिया है, ये वाकई मज़ेदार है। आज इन दोनों को यही मिलना था। ये वाकई अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है ना? अच्छा, उन्हें यही करना चाहिए, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। ये दृश्य देखकर कई लोगों ने तालियां बजाईं और खुशी मनाई, कई लोग खुशी से झूम उठे। खास तौर पर लियू जू के चाचा का परिवार, जो चाहता था कि लियू किंगसोंग का परिवार जितना संभव हो सके उतना दुखी हो ताकि उनके आगे बढ़ने की संभावना अधिक हो। लियू किंगसोंग और लियू शिनियन के चेहरे पर अविश्वास भरा हुआ था, वे श्रीमती लियू सीनियर के थप्पड़ से पूरी तरह से अचंभित थे। किसी कारण से ये दृश्य देखकर आरव खुद को हंसने से नहीं रोक सका। हा, उन्हें सही सजा मिलती है, ये कर्म है। यहाँ तक कि लियू जू भी कुछ हद तक हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रीमती लियू सीनियर ने वास्तव में उसके लिए लियू किंगसोंग और उसके दूसरे चाचा को मारा। हालांकि दोबारा सोचने पर उसे राहत मिली। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह किसी भी साधन का सहारा ले सकती थी, वह क्या नहीं करेगी?
इस समय कुछ और भी अविश्वसनीय हुआ। लियू किंगसोंग और लियू शिरुई को अनुशासित करने के बाद श्रीमती लियू सीनियर ने लियू जू को देखा और विनती की, जूए, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं ताकि तुम सहमत हो जाओ? अगर तुम सच में खुश नहीं हो, अगर तुम सच में तभी सहमत हो जब मैं घुटने टेकूं, तो मेरे लिए तुम्हारे सामने घुटने टेकने में क्या बुराई है? वास्तव में लियू जू को वापस लाने के लिए श्रीमती लियू सीनियर वास्तव में पूरी तरह से तैयार थीं और वास्तव में लियू जू के सामने घुटने टेकने का इरादा रखती थीं। ये दृश्य देखकर आरव ने व्यंग्य किया, अगर तुम्हें ये पहले से पता होता तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब इसका क्या फायदा है? आरव ने बहुत धीरे से कहा, बस लियू जू को याद दिलाने के लिए। आरव को बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि यह बूढ़ी औरत अब लियू समूह की खातिर लियू जू को वापस लाने के लिए खुद को नीचा दिखा रही थी। लेकिन उसके दिल में वह निश्चित रूप से नाराजगी पालेगी और जब लियू जू अपना मूल्य खो देगी तो उसे निश्चित रूप से बहुत दुख होगा। इसलिए आरव चाहता था कि लियू जू जल्दी चले जाए ताकि खुद के लिए अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। ये तर्क लियू जू को भी स्पष्ट था। इसके अलावा लियू समूह छोड़ने के बाद से उसने पहले ही अपना मन बना लिया था, इसलिए आरव का अनुस्मारक कुछ हद तक निरर्थक था। जबकि लियू जू चुप रही, वहां मौजूद लोग बहुत हैरान थे, अविश्वास के भाव दिखा रहे थे। श्रीमती लियू सीनियर वास्तव में खुद को नीचा दिखाने को तैयार हैं। ये बहुत अविश्वसनीय है ना? आप मजाक कर रहे होंगे, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे यंग मास्टर जू ने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है, उसके ऐसा करने के लायक है। किसी बेकार व्यक्ति के लिए यंग मास्टर जू व्यक्तिगत रूप से क्यों आमंत्रित करेंगे? जरा अपने सुअर के दिमाग से सोचिए। फिर भी यह एहसास होने पर उन्होंने पाया कि लियू जू वास्तव में श्रीमती लियू सीनियर के कार्यों के लायक था। लेकिन जिस बात की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि लियू जू ने वास्तव में अपना सिर हिलाया। दादी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इस विचार को छोड़ दें, यहाँ दिन के उजाले में सपने न देखें। लियू जू की प्रतिक्रिया के बाद आरव ने भी कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक मुफ्तखोर, क्या तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार है? उसे यहाँ से निकालो। मूल रूप से लियू जू ने पहले ही श्रीमती लियू सीनियर को बहुत क्रोधित कर दिया था और आरव के साथ श्रीमती लियू सीनियर भड़क गईं। श्रीमती लियू सीनियर के शब्दों के बाद कई सुरक्षा गार्ड अचानक बाहर निकल आए और अहंकार से आरव को घेर लिया। मेरे लियू परिवार के मैदान पर ईमानदारी से कहो, उसे डंडों से पीटना। आरव को देखते हुए श्रीमती लियू सीनियर ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। इसके अलावा जैसा कि उसने आदेश दिया, ये सुरक्षा गार्ड हमला करने के लिए तैयार दिख रहे थे। मैं देखूंगा कि कौन हिम्मत करता है। लेकिन लियू जू आरव के सामने खड़ी थी, उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरे भाई की पत्नी वास्तव में महान है, मेरे भाई के ऐसा करने के लायक है। ये देखकर जूकुन ने संतुष्टि में सिर हिलाया, लियू जू को उच्च सम्मान दिया। शुरू में उसे आश्चर्य हुआ कि क्या आरव की हरकतें सार्थक थीं, लेकिन अब वह पूरी तरह से आश्वस्त था। उन्हें एक साथ बाहर निकालो। लेकिन तर्कीन श्रीमती लियू सीनियर लाइन से बाहर हो गईं। ये देखकर सभी ने श्रीमती लियू सीनियर की बुराई करते हुए उन पर निशाना साधा और आलोचना की। वह ऐसा कैसे कर सकती है? क्या ये द्वेषपूर्ण नहीं है? इस तरह से मना किए जाने पर कोई भी क्रोधित हो जाएगा, लेकिन यंग मास्टर जू के सामने ऐसा करना बहुत समझदारी नहीं है। अब देखने के लिए एक अच्छा शो है। आश्चर्य है कि यंग मास्टर जू क्या करेंगे। हर कोई नाटक को देखने के लिए खड़ा था और श्रीमती लियू सीनियर को सहानुभूति और दया से देख रहा था। अध्याय 35 वास्तव में पृष्ठभूमि क्या है? वास्तव में यदि जूकुन इस मामले को संभाल रहे होते तो लियू परिवार मुश्किल में पड़ जाता। इसलिए हर कोई लियू परिवार का तमाशा देखना चाहता था, यह अनुमान लगाते हुए कि उनका क्या दुखद अंत होगा। मेरे लिए इसे बंद करो। इस समय जूकुन गुस्से से चिल्लाया। सभी को चुप कराने के बाद जूकुन ने श्रीमती लियू सीनियर को ठंडे अंदाज में देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, इतना अहंकार? आपके लियू परिवार का क्षेत्र, आपकी बड़ी बड़ी बातें आपके गर्व से आपकी जुबान नहीं तोड़ पाएंगी। मैं देखना चाहता हूं, इस विशाल जियांगचेंग में आपके लियू परिवार का क्षेत्र कहाँ है? आप वास्तव में अपने शब्दों से परेशानी खड़ी करने से नहीं डरते। इस समय जूकुन ने श्रीमती लियू सीनियर को चंचल भाव से देखा, संतोषजनक उत्तर की प्रतीक्षा में। जूकुन के शब्दों से श्रीमती लियू सीनियर को लगा कि जैसे वह स्थिति की गंभीरता को समझते हुए घबरा गई हैं। वह अपना गुस्सा निकालने में व्यस्त थीं और उन्होंने पास में खड़े जूकुन को अनदेखा कर दिया, जिससे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रीमती लियू सीनियर को चुप देखकर जूकुन ने तिरस्कारपूर्वक चिल्लाते हुए कहा, मेरे सामने ही आप मेरे सम्मानित अतिथि को बाहर निकालना चाहते हैं? आपके लियू परिवार के पास वास्तव में अविश्वसनीय अधिकार है। मैंने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैं आज की घटना के बारे में अपने पिता को अवश्य ही सच्चाई से बताऊंगा और हम देखेंगे कि क्या आपका लियू परिवार वास्तव में इतना दुस्साहसी है कि स्वर्ग की अवहेलना कर सकता है। जूकुन के शब्दों में धमकी का संकेत था। जूकुन के शब्दों से श्रीमती लियू सीनियर डर से कांप उठी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, युवा मास्टर जू, मेरा वास्तव में ऐसा मतलब नहीं था।
कृपया मुझे माफ़ करें। श्रीमती लियू सीनियर ने सीधे माफ़ी मांगी, खुद को इतना नीचे झुका लिया कि वह लगभग जूकुन के सामने घुटनों के बल बैठ गईं। ये शब्द, जाकर मेरे पिता को समझाओ, जूकुन ने व्यंग किया, बातचीत करने से इनकार करते हुए। जूकुन के शब्दों से श्रीमती लियू सीनियर इतनी चिंतित हो गईं कि उन्हें लगा कि वे इस बारे में बात नहीं कर सकतीं। रोने के लिए, अगर जू होंग वाकई उससे सवाल करने आए तो निहितार्थ अलग होंगे। इसके अलावा अगर जू होंग उसे बुलाए तो क्या वह उसे आसानी से माफ़ कर देगा? यह कोई मजाक नहीं है। तभी श्रीमती लियू सीनियर ने लियू जू को देखा। अपने सामने लियू जू को देखते हुए श्रीमती लियू सीनियर ने उसे जीवन रक्षक तिनके की तरह पकड़ लिया। लियू जू से चिपक गईं। जू मैं पहले गलत थी, इसे दादी की भीख मान लो, क्या तुम मेरे लिए विनती कर सकती हो? श्रीमती लियू सीनियर के व्यवहार को देखकर अगर लियू जू सहमत नहीं होती तो वह उनके सामने घुटने टेक सकती थी। ये दृश्य देखकर दर्शक हंसने लगे और उपहास करने लगे। हाँ, अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने शुरू में ऐसा क्यों किया? जब उसने लियू जू के साथ ऐसा व्यवहार किया तो क्या उसने सोचा था कि ये दिन भी आएगा? उसे सही सजा मिली, देखो अब वह कितनी मूर्ख है। हाँ, लियू परिवार बहुत सारे मजाक का पात्र बनने जा रहा है और कल तक गपशप मंडलियां फट जाएंगी। ये सिर्फ लियू किंगसोंग और उसके बेटे की ही बदनामी नहीं है, पूरा लियू परिवार इससे बेहतर नहीं है, जिससे उनमें से कोई भी फिर कभी अपना सिर नहीं उठा सकता। जिसने भी श्रीमती लियू सीनियर को पछताते देखा वह खुद को हंसने से रोकने में असमर्थ महसूस कर रहा था। इससे लियू जू थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन ये याद करते हुए कि उसने उसके और आरव के साथ कैसा व्यवहार किया, उसे लगा कि यह सब श्रीमती लियू सीनियर की ही करतूत थी। इस प्रकार लियू जू ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, कुछ हद तक हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक। मैं गलत थी, ये सब मेरी गलती है, मैं मिट्टी से भी बदतर हूँ, मैं एक जानवर हूँ। जूए, कृपया मेरी मदद करो। लियू जू को उसे अनदेखा करते देख श्रीमती लियू सीनियर घबरा गईं और सचमुच घुटनों के बल बैठ गईं और गंभीरता से विनती करने लगीं। थप्पड़ 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 थप्पड़। इसके अलावा लगातार दया की भीख मांगते हुए उसने अपने चेहरे पर बहुत जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर दिया, जिससे दृश्य में थप्पड़ों की आवाज़ गूंजने लगी। इस समय श्रीमती लियू सीनियर के दिल में पछतावा नहीं था। अगर उन्हें पता होता तो वे बेतहाशा बाहर नहीं निकलती, ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करती। अब उसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। ये देखकर आरव को अविश्वसनीय रूप से संतुष्टि महसूस हुई। ये सब उसकी अपनी करतूत थी और आरव को बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी। वास्तव में अगर जूकुन मौजूद नहीं होते, अगर आरव लड़ने में सक्षम नहीं होते तो आरव को वहां से मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा जाता, जिसके अकल्पनीय परिणाम होते। कहावत है, जो दूसरों को अपमानित करते हैं वे स्वयं भी अपमानित होंगे। चूंकि उसने दूसरों को अपमानित करने की तैयारी कर ली थी, इसलिए उसे अपमानित होने का भाग्य स्वीकार करना ही होगा। ये देखकर सभी हंसे और श्रीमती लियू सीनियर की ओर इशारा किया। उनके लिए लियू परिवार के नेता के रूप में उसने इस हद तक अपना सम्मान खो दिया था कि इसने उसके अधिकार को नष्ट कर दिया। वह बाद में लियू परिवार का नेतृत्व कैसे कर सकती थी? अगर ऐसा होता तो लियू परिवार कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं उठा पाता। लियू किंगसोंग और उसके बेटे ने यह देखा, अपने दांत पीसते हुए दौड़कर श्रीमती लियू सीनियर को ऊपर खींचना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। यह अलग बात है कि वे पहले ही अपना सम्मान खो चुके थे। केवल वर्तमान स्थिति में यही एकमात्र उपाय था, बाहर निकलने से मामले और भी खराब हो सकते थे। इसलिए उन्होंने बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की और केवल अपनी सांस रोक कर रखी, अन्यथा लियू परिवार वास्तव में समाप्त हो जाएगा। जबकि लियू किंगसोंग और उसका बेटा, इसके अलावा लियू परिवार के अन्य सदस्यों ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई, यहाँ तक कि सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। परिवार, उनका भविष्य क्या हो सकता था? लियू परिवार पूरी तरह से एक मजाक बन गया था। केवल लियू जू ये देखकर कुछ हद तक टूटा हुआ महसूस कर रही थी। इस प्रकार उसने अपने बगल में आरव को खींचते हुए धीरे से पूछा, क्या मैं? तुम जो चाहो करो, मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगा, आरव ने धीरे से मुस्कुराया। इस बीच आरव ने जूकुन को इशारा किया, उसे लियू जू के नेतृत्व का पालन करने का संकेत दिया। जूकुन ने सावधानी से इशारा किया, ये दर्शाता है कि उसे संदेश मिल गया है। और लियू जू आरव के शब्दों को सुनकर उत्साहित होकर बोली, धन्यवाद मेरे प्यारे पति। पुष्टि करने के बाद लियू जू ने सावधानी से कहा, युवा मास्टर जू, मैं आपके साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो सकती हूँ, लेकिन क्या आप मेरी दादी को इस बार छोड़ सकते हैं? डर था कि युवा मास्टर जू सहमत नहीं होंगे। लियू जू ने बार बार आश्वासन दिया, मुझे पता है कि दादी ने आपका खंडन किया है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। क्या ये ठीक है? मिस लियू, आप मजाक कर रही हैं। जब तक आप शब्द कहेंगी मैं आपकी बात पूरी तरह से मानूंगा, क्योंकि हम भागीदार हैं। जूकुन ने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से जवाब दिया, आपके साथ भागीदारी करना मेरा सम्मान है।
यह आदमी जूकुन व्यावहारिक रूप से पागल था, इस अवसर का उपयोग लियूजू की चापलूसी करने और इस तरह आरव के साथ पक्षपात करने के लिए कर रहा था। ये दृश्य देखकर हर कोई दंग रह गया, उसे ठीक होने में काफी समय लगा। यह लियूजू की पृष्ठभूमि क्या है? यहाँ तक कि युवा मास्टर जू भी उससे पक्षपात करना चाहता है। वह इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाती है। उसके एक शब्द से युवा मास्टर जू ने श्रीमती लियू सीनियर को आसानी से माफ कर दिया। ये कितना शक्तिशाली है। हर कोई हैरान था, चुपचाप सोच रहा था कि लियू जू की पृष्ठभूमि किस तरह की हो सकती है। लेकिन चाहे वे कितनी भी अटकलें क्यों न लगाएं, वे यह नहीं समझ पाए कि यह सब उस व्यक्ति के कारण था जिसे वे एक आश्रित बेकार समझते थे, जो सब कुछ नियंत्रित करता था। वास्तव में ये सब आरव के कारण था, जिसे वे महत्वहीन समझते थे, जिसे सीधे तौर पर नज़रअंदाज किया गया था। वह काया और कमज़ोर। अध्याय 36 जूटोन का खजाना कक्ष। कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि लियू परिवार के सामने आए बड़े संकट का समाधान इतनी आसानी से हो जाएगा। ये सभी की कल्पना से परे था, है न? सभी ने सोचा कि लियू परिवार का अंत विनाश में होना तय है। लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि लियूजू के सिर्फ एक वाक्य से जूकुन ने इसे जाने दिया। क्या हो रहा था? क्या ये हो सकता है कि लियूजू में वाकई इतना आकर्षण है? क्या लियूजू वाकई इतनी मूल्यवान है? क्या वह वाकई यंग मास्टर जू से इतना सम्मान पा सकती है? लियूजू कैसी है? यंग मास्टर जू उसे ऐसा चेहरा क्यों देंगे? इससे सभी हैरान रह गए, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे इसे समझ नहीं पाए। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लियू किंगसोंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। ये समझ नहीं पाया कि चीजें इस तरह क्यों हुई। आखिर मुझे उससे कमतर क्या बनाता है? उसे हर किसी की प्रशंसा क्यों मिलती है जबकि मैं हर किसी के उत्पीड़न का सामना करता हूँ? मुझे यकीन नहीं है। लियू किंगसोंग ने कई शिकायतें और अंतहीन असंतोष महसूस किया। मूल रूप से यह उसका सबसे शानदार और ध्यान खींचने वाला दिन माना जाता था, लेकिन इसका परिणाम एक कठोर अपमान था। उसकी गरिमा को पूरी तरह से रौंदा गया, जमीन पर बुरी तरह से मिटा दिया गया। वह समझ नहीं पाया कि चीजें इस तरह क्यों हुई। वह चिल्लाना चाहता था, विद्रोह करना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। हाँ, क्या लियू परिवार इतना घमंडी नहीं है? जब हर कोई लियू परिवार पर हंस रहा था, तो आरव ने हल्के से ठहाका लगाया और लियूजू के साथ चला गया। उसका चेहरा उपहास और तिरस्कार से भरा हुआ था। जब आरव लियूजू के साथ चला गया, तो जूकुन ने लियू परिवार के लिए कोई सम्मान नहीं दिखाते हुए उसका पीछा किया। इसके अलावा जूकुन के जाने के बाद अन्य मेहमान भी चले गए। पहले से ही जीवंत लियू परिवार का भोज लोगों के चले जाने के बाद बेहद वीरान हो गया। लियू परिवार के लोगों को देखकर हर किसी के चेहरे पर शोकपूर्ण भाव थे, जो बेहद दुखी थे। लियू परिवार ने खुद का बहुत बड़ा मजाक उड़ाया था। मूल रूप से लियू शिनियन और गोल्डन गूर्ज ने रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन दूसरों के अमित्र भावों को देखकर वे समझदारी से चले गए। लियू परिवार ऐसी स्थिति में इसलिए आ गया क्योंकि उन्होंने आरव को अपमानित किया और उसका जबरदस्ती मजाक उड़ाया। बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन आरव ने जो ऊर्जा दिखाई वह सभी को डराने के लिए काफ़ी थी। क्या हो रहा है? जाने के बाद लियूजू ने अपने पीछे जूकुन को देखा और उलझन में पूछा, क्या हो रहा है? इसका क्या मतलब है? जूकुन ने उलझन का नाटक करते हुए गंभीरता से कहा, हम यहाँ इस बात पर चर्चा करने आए हैं कि कैसे सहयोग किया जाए, है न? वैसे भी मैं कम से कम 1 बिलियन का निवेश करूंगा। क्या तुम वाकई 1 बिलियन का निवेश करने जा रही हो? लियूजू कुछ हद तक हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जूकुन वाकई उसमें 1 बिलियन का निवेश करना चाहेगी। बेशक, जूकुन ने सिर हिलाया, यह आरव का विचार था। इसलिए बातचीत के बाद जूकुन ने 1 बिलियन का निवेश किया, 60% हिस्सेदारी ले ली। लियूजू के लिए उसने प्रबंधन के माध्यम से योगदान दिया, 30% शेयर उसके पास थे। शेष 10% पुरस्कार के रूप में आरक्षित था, जो वास्तव में प्रतिभाशाली तकनीकी कर्मियों और उत्कृष्ट कोर अधिकारियों को दिया जाना था। अनुबंध लियूजू द्वारा सुझाया गया था और सहमत होने से पहले जूकुन ने गुप्त रूप से आरव के साथ संवाद किया और आरव की सहमति के बाद ही अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि सतह पर जूकुन बहुसंख्यक शेयरधारक था। हालांकि वास्तविक प्रमुख शेयरधारक वास्तव में आरव था। जूकुन केवल आरव की ओर से हस्ताक्षर कर रहा था। निवेश प्राप्त करने के बाद लियूजू ने पूरे जोश के साथ काम में खुद को झोंक दिया, जो एक वर्कहोलिक का प्रतीक है। वास्तव में एक कंपनी स्थापित होने के बाद यह आमतौर पर बहुत व्यस्त होती है। न केवल कार्यालयों का चयन करने और प्रक्रियाओं को संभालने की आवश्यकता होती है, बल्कि कर्मचारियों और प्रबंधन टीमों की भर्ती भी करनी होती है। इन सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये देखकर आरव ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ऐसी पत्नी से शादी करना निश्चित रूप से एक चुनौती थी। आपके दादाजी कैसे हैं? लियूजू के जाने के बाद आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। जूकुन मुस्कुराए, फिर हिचकिचाते हुए पूछा, आप मेरे दादाजी को फिर से देखने कब आएंगे? ठीक है,
आज कैसा रहेगा? आरव ने इसके बारे में सोचा और चून की उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। वह जूकुन के साथ जू फैमिली मैंशन में चला गया। जियांगचेंग के धनी क्षेत्र में स्थित जू फैमिली मैंशन ने एक बहुत बड़ी संपत्ति बनाई थी जो बेहद शानदार थी। एस्टेट में प्रवेश करने पर आरव ने जो देखा उससे वह कुछ हद तक चौंक गया। एक शानदार बगीचा, शानदार विला और कई शानदार मनोरंजन सुविधाएं वास्तव में जियांगचेंग के पहले परिवार होने के योग्य। कैसा है? हवेली प्रभावशाली है न? आरव के हैरान चेहरे को देखकर जूकुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप इसे हवेली कहते हैं? आरव ने उसे अच्छे मूड में देखा। हाँ, जूकुन ने हंसते हुए आरव को केंद्रीय विला में ले गया। उसके दादा यहाँ रहते थे। विला में प्रवेश करने पर कोई भी वास्तव में देख सकता था कि अंदर कितना शानदार था। जेड फ्लोरिंग, शानदार फर्नीचर और सजावट ने आरव को लगभग अंधा कर दिया। छोटे भाई, तुम यहाँ हो? लिविंग रूम में पढ़ते हुए जूटोंग आरव को देखकर उसने उत्साहपूर्वक उसका अभिवादन किया। दादाजी, मैं उसे यहाँ लाया हूँ, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? जूटोंग को पूरी तरह से अनदेखा करते देख जूकुन ने शिकायत से भरे चेहरे से पूछा। एक तरफ जाकर खेलो, मुझे परेशान मत करो, जूटोंग ने अधीरता से कहा। ठीक है, जूकुन ने आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया और खिसक गया। आओ, कृपया अंदर आओ, छोटे भाई। जूकुन को भगाने के बाद जूटोंग ने आरव को गर्मजोशी से अंदर आमंत्रित किया। मिस्टर जू। आरव उसे मास्टर जू कहने ही वाला था, लेकिन उसे लगा कि शायद यह उचित नहीं होगा। इसके अलावा इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, जूटोंग ने उसे थोड़ा नाराज होकर बीच में ही रोक दिया। बस मुझे भाई जू कहो। हाँ, आरव थोड़ा हैरान था। अगर वह वाकई उसे ऐसा कहता तो क्या इससे सब कुछ गड़बड़ नहीं हो जाता? उस स्थिति में जूकुन को आरव को दादा कहना होगा और जूहोन को आरव को चाचा कहना होगा। क्या इससे आरव अविश्वसनीय रूप से शांत नहीं हो जाएगा? क्या तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो? इसके अलावा आरव को अभी भी अनिच्छुक देखकर जूटोंग थोड़ा नाखुश था। भाई जू, तो आरव ने जल्दी से पुकारा। ये बेहतर है। आरव की स्वीकृति के साथ जूटोंग ने आखिरकार संतुष्टि में सिर हिलाया। आओ, मैं तुम्हें फिर से जांचता हूँ। आरव के निरीक्षण में उसने पाया कि जूटोंग ठीक था और वास्तव में बहुत स्वस्थ था। ये सुनकर कि कोई समस्या नहीं थी, जूटोंग और भी खुश हो गया। अपनी खुशी में जूटोंग आरव को सीधे अपने खजाने के कमरे में ले गया। ये जूटोंग का खजाना कमरा था, कौन जानता है कि अंदर कितने खजाने थे। आरव को जूटोंग के खजाने के कमरे में बहुत दिलचस्पी थी। वह किसी भी अप्रत्याशित आश्चर्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। जूटोंग के मार्गदर्शन में वे एक गुप्त मार्ग पर पहुंचे और कई चौकियों से गुजरने के बाद ही वे एक गुप्त कक्ष में प्रवेश कर पाए। वाह! जैसे ही वह अंदर गया, आरव उस दृश्य को देखकर दंग रह गया। कक्ष में खजानों की कतारों को देखकर चौंक गया। अध्याय 37, इतने सारे खजाने और ऊर्जाएं। वास्तव में गुप्त कक्ष के भीतर अलमारियों की कतारें हैं। अलमारियों पर अनगिनत खजाने हैं और इनमें से कई खजाने एक नज़र में स्पष्ट रूप से बहुत मूल्यवान हैं। अपने सामने खजाने को देखकर आरव को अविश्वसनीय रूप से उत्साह महसूस हुआ। वास्तव में हालांकि सभी खजाने सुनहरी रोशनी नहीं छोड़ते, लेकिन बहुत सारे खजाने सुनहरी चमक छोड़ते हैं। इसके अलावा कुछ आइटम ऐसे हैं जहां सुनहरी चमक बहुत तीव्र है। अगर यह सारी सुनहरी चमक अवशोषित हो जाए तो आरव परिणाम की कल्पना भी नहीं कर सकता। वास्तव में अगर वह वास्तव में इसे अवशोषित कर लेता है तो आरव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाएगा। जल्दी ही क्यूई खेती की दूसरी परत में प्रवेश करेगा। युवा दोस्त, अपने पहचान कौशल का उपयोग करने की कोशिश करो। यह क्या है? इस समय जूटोंग एक बर्तन पकड़े हुए आरव के पास आया। आरव का परीक्षण करना चाहता था। आरव ने बर्तन लिया और उसे देखा। उसे पता था कि यह बहुत मूल्यवान है और तुरंत अपनी पहचान क्षमता को सक्रिय किया। निश्चित रूप से जैसे ही आरव ने अपनी पहचान क्षमता को सक्रिय किया, उसके सामने एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उसी समय बर्तन के बारे में जानकारी आरव के दिमाग में आई। जानकारी को व्यवस्थित करने के बाद आरव मुस्कुराया और प्रशंसा की। यह एक अच्छी वस्तु है। मिंग राजवंश के दौरान सम्राट द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शराब का बर्तन, बहुत मूल्यवान है। आपको ये कहाँ से मिला? हाँ, मैं जानता था युवा मित्र, आपकी चिकित्सा कौशल असाधारण है और आपकी पहचान कौशल भी शानदार हैं। आपने इसे इतनी जल्दी खोज लिया, वास्तव में इतनी कम उम्र में असाधारण। आरव के शब्दों को सुनकर जूटोंग ने अंगूठा दिखाया और जोर से प्रशंसा की। उसी समय जूटोंग ने गर्व से आरव से परिचय कराया। मैंने इसे सड़क के एक स्टॉल से कुछ $100 में खरीदा था और पता चला कि यह मिंग राजवंश के दौरान मिंग दाजोंग द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला वाइन पॉट है। कैसा लगा? यह एक बहुत बढ़िया खोज है ना? आपने जो खोज की है वह मेरी खोज से ज़्यादा आश्चर्यजनक है। आरव ने हंसते हुए अंगूठा दिखाया। आरव ने जूटोंग की विशेषज्ञता पर आह भरी। वास्तव में जियांगचेंग में सबसे कुशल विशेषज्ञ, उनकी खोज वास्तव में प्रभावशाली है।
वास्तव में कुछ $100 खर्च करके और अब हजारों बार अज्ञात संख्या में वापस लौटना वास्तव में एक चमत्कार है। ठीक है, जब मैं छोटा था तो ऐसे खजाने को खोजना आसान था। मुझे कहना चाहिए, तुम अब इतने शानदार खजाने को खोजने में कामयाब होने के कारण अधिक प्रभावशाली हो। गर्व करते हुए जूटोंग ने विनम्रतापूर्वक प्रशंसा की। दोनों पारस्परिक व्यावसायिक प्रशंसा के विशिष्ट उदाहरण हैं। निश्चित रूप से उनकी क्षमताओं को देखते हुए ऐसी प्रशंसा उचित है। जूटोंग की प्रशंसा सुनते हुए आरव ने सम्राट के शराब के बर्तन से सुनहरी रोशनी को अपने शरीर में सहजता से अवशोषित कर लिया। सुनहरी रोशनी के प्रकट होने के साथ आरव ने दबाव में भारी वृद्धि महसूस की। ये सुनहरी रोशनी काफी तीव्र थी, जिसमें भयानक ऊर्जा थी। यह महसूस करते हुए कि कुछ ठीक नहीं था, आरव ने इस ऊर्जा को पचाने के लिए जल्दी से अपनी सच्ची क्यूई को प्रसारित किया। ऊर्जा के इस उछाल को लेने के बाद आरव का साधना आधार वास्तव में मजबूत हो गया। उसकी सच्ची क्यूई और मेरिडियन दोनों असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गए। अपनी सच्ची क्यूई के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखकर आरव ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हालांकि आरव द्वारा सुनहरी चमक को अवशोषित करने के बाद सम्राट के शराब के बर्तन में कुछ आध्यात्मिक क्यूई खो गई थी। बेशक इससे सम्राट के शराब के बर्तन के मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो जूटोंग निश्चित रूप से गुस्से में उछल पड़ता। आरव द्वारा सुनहरी रोशनी को अवशोषित करने के बाद जूटोंग ने उत्साहपूर्वक आरव को एक और खजाना पेश करने के लिए खींचा। आओ चलो इसे देखते हैं। यह क्या है? आरव को जो बात चौंका गई वह ये थी कि इस वस्तु की सुनहरी चमक और भी अधिक मजबूत थी। अभी अभी सुनहरी रोशनी के अंतिम उछाल को अवशोषित करने के बाद आरव क्यूई खेती की पहली परत के अंतिम चरण में स्थिर हो गया था। यदि वह इस सुनहरी चमक को अवशोषित कर लेता है तो आरव निश्चित रूप से क्यूई खेती की पहली परत के लिए पूर्णता के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इसलिए ये वस्तु आरव के लिए बहुत आकर्षक थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और देखो। आरव को चकित देखकर जूटोंग ने आग्रह किया। ठीक है, आरव ने सिर हिलाया और खजाने को जांचने के लिए ले लिया। पहचान क्षमताओं के सक्रिय होने के साथ खजाने की उत्पत्ति आरव के दिमाग में स्पष्ट हो गई। ये चीज़ असाधारण है, मिंग राजवंश के दौरान मिंग ताइजू द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु। आपको ये कहाँ से मिली? इसकी उत्पत्ति को समझने के बाद आरव ने जिज्ञासा से पूछा। वास्तव में ये भी एक शाही वस्तु थी जिसमें अधिक शाही ऊर्जा थी। अद्भुत। बिना औजारों के बस एक नज़र से आप इसे पहचान सकते हैं। क्या आजकल के युवा इतने कुशल हैं? आरव के शब्दों के बाद जूटोंग ने कुछ आश्चर्य व्यक्त किया। वास्तव में अपनी दृष्टि से वह भी इसे पहचान सकता था, लेकिन इसके लिए कुछ समय और विशेष उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होगी। लेकिन आरव ने इसे प्रभावशाली ढंग से पूरा किया। केवल दृष्टि से पहचान मात्र 10 सेकंड में हो गई। ऐसी धारणा सभी को चौंका देने के लिए पर्याप्त है। वास्तव में यदि यह फैलाया जाता तो कितने लोग दंग रह जाते। क्या ये सामान्य मामला नहीं है? आरव ने अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर पूछा, ये वस्तु दुर्लभ है, ये कहाँ से आई? जहाँ तक इस वस्तु की बात है, यह मेरे द्वारा खोजी गई सबसे गौरवपूर्ण खजाना है। इस खजाने का जिक्र करते हुए जूटोंग को और भी गर्व हुआ। मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अनुमान लगाओ कि मैंने इस वस्तु को खरीदने में कितना खर्च किया। तुम्हारी मुस्कान कितनी गर्वपूर्ण है। क्या इसे दसियों रुपये में खरीदा जा सकता है? आरव ने जानबूझकर चिढ़ाया। यहाँ से चले जाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जूटोंग हंसे और डांटे, फिर गंभीरता से जवाब दिया, मैंने इसे एक किसान से खरीदने के लिए 10,000 से अधिक खर्च किए थे और अब यह उससे 1000 गुना मूल्यवान है ना? हाँ, तुम सच में कुशल हो। आरव ने प्रशंसा में सिर हिलाया। वास्तव में अगर यह वास्तव में मिंग ताइजू की व्यक्तिगत वस्तु होती तो इसका मूल्य निश्चित रूप से अरबों से अधिक होता। इस बीच जूटोंग के ध्यान भटकाने का फायदा उठाते हुए आरव ने चुपचाप ट्रू क्यूई को प्रसारित किया ताकि शक्तिशाली सुनहरी रोशनी उसके शरीर में पूरी तरह से समा जाए। वाह! सुनहरी रोशनी उसके शरीर में प्रवेश कर गई, आरव ने हौंकते हुए कहा। सुनहरी चमक बहुत तीव्र थी, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा थी, जिससे कुछ असुविधा हो रही थी। इसके अलावा ये सुनहरी चमक विनम्र नहीं थी, यह आरव के शरीर के अंदर घुस गई, जिससे वह काफी असहज हो गया। फिर भी आरव ने इसे तेजी से सुरक्षित करने के लिए अपनी आंतरिक सच्ची क्यूई का उपयोग किया, लगातार इसे अवशोषित किया। बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद आरव की सच्ची क्यूई और भी मजबूत हो गई और उसकी आंतरिक मेरिडियन और हड्डियां भी और भी मजबूत हो गईं। तोड़ो। जल्द ही आरव ने दायरे की बाधा को महसूस किया, अपने दांतों को पीसते हुए और जोर से चार्ज करते हुए। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, दर्द की एक लहर भीतर फूट पड़ी। क्यूई कल्टीवेशन लेयर 1 के लिए पूर्णता के दायरे में प्रवेश करना आरव की कल्पना से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी और इसके बजाय अपने प्रयासों को बढ़ा दिया। युवा दोस्त, क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ देखकर जूटोंग ने पूछा चिंतित होकर। वास्तव में इस समय आरव के माथे पर बहुत पसीना आ रहा था, उसकी अभिव्यक्ति बहुत अस्वाभाविक थी।
लेकिन आरव के पास जवाब देने का समय नहीं था, वह पूरी तरह से अपने दायरे को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अगर सफल होता तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता, लेकिन अगर असफलता मिलती तो आरव पर प्रभाव बहुत बड़ा होता, यहाँ तक कि मानसिक अवरोध भी पैदा होता, जिससे भविष्य की सफलताएं कठिन हो जाती। स्थिति बहुत जरूरी थी। अध्याय 38 खजाना तारांकन, स्वर्ग को छुपाने वाली तलवार। मेरे लिए तोड़ो। आरव ने खुद से फुसफुसाते हुए शेष ऊर्जा का उपयोग करके सच्चे क्यूई के स्तर को बढ़ाया और दायरे पर जमकर हमला किया। दरार। अपने शरीर के भीतर हलचल के साथ आरव क्यूई साधना के पहले स्तर की पूर्णता तक पहुंच गया। वाह! सफलतापूर्वक तोड़ने के बाद आरव ने राहत की लंबी सांस ली। सौभाग्य से ये बहुत आसानी से हो गया, अन्यथा ये परेशानी भरा होता। उसी समय आरव ने अपने दायरे को स्थिर करने के लिए बची हुई ऊर्जा का भी उपयोग किया। छोटे भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया। आरव को होश में आते देख जू टोंग ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस बहुत ज्यादा तल्लीन हो गया था। आरव ने अजीब तरह से मुस्कुराया और अपने हाथ में खजाना जू टोंग को वापस कर दिया। वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, मेरी सबसे बेशकीमती संपत्ति एक दिव्य तलवार है। अपने खजाने को पुनः प्राप्त करने के बाद जू टोंग गर्व से एक खजाना तलवार लाया। ये प्राचीन काल से कुछ अच्छा है, एक नज़र डालें। उसी समय जू टोंग ने खजाने की तलवार आरव को सौंप दी। यह क्या है? खजाने की तलवार प्राप्त करने पर आरव तुरंत चौंक गया। ये वास्तव में एक प्राचीन वस्तु है, लेकिन ये कोई साधारण प्राचीन वस्तु नहीं है, यह एक वास्तविक जादुई कलाकृति है। साधना क्षेत्र में जादुई कलाकृतियां मौजूद हैं और उन्हें आमतौर पर ग्रेड के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, प्रथम श्रेणी से 9वीं श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां। प्रत्येक ग्रेड के भीतर जूनियर, इंटरमीडिएट, उन्नत और सर्वोच्च स्तर हैं। उसके सामने आध्यात्मिक कलाकृति एक उन्नत प्रथम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति है, जिसका नाम स्वर्ग छुपाने वाली तलवार है। ये प्राचीन काल के एक सेनापति की तलवार थी। ये स्वर्ग छिपाने वाली तलवार बालों को काट सकती है और लोहे को आसानी से काट सकती है। ये बेहद तेज रहती है। भले ही इसका इस्तेमाल हजारों सालों से नहीं किया गया हो, फिर भी यह अपनी मूल तीक्ष्णता को बनाए रखती है, जो वाकई असाधारण है। इसके अलावा तीक्ष्णता सिर्फ इसकी बुनियादी विशेषता है। एक साधक के हाथों में ये टुकड़ा एक विजयी जादुई कलाकृति बन जाता है। सबसे बेहतरीन जादुई कलाकृतियां धरती को हिला देने वाली शक्ति भी पैदा कर सकती हैं। इसलिए आम लोगों के हाथों में ऐसी चीज होना वाकई बेकार है। उदाहरण के लिए जू टोंग के हाथों में ये सिर्फ एक अवशेष है, जिसका इस्तेमाल संग्रह के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये कहाँ से आया? आरव ने आश्चर्य के साथ उत्साह से पूछा। एल्डर जू के दूसरे खजाने जो सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर सकते हैं, शायद आरव को उत्साहित कर देते हैं और वे सुनहरी रोशनी को अवशोषित करना चाहते हैं। लेकिन इस स्वर्ग छिपाने वाली तलवार की तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। ये स्वर्ग छिपाने वाली तलवार ही असली खजाना है। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने इसे एक किसान से खरीदा है, इस पर 10,000 से ज्यादा खर्च किए हैं। क्या हुआ? क्या इस चीज में कुछ गड़बड़ है? आरव के उत्साहित भाव को देखकर एल्डर जू ने कुछ हद तक हैरान होकर जवाब दिया। कोई बात नहीं, यह एक असली खजाना है। आरव ने अपना सिर हिलाया और सच्चाई से जवाब दिया, ये चीज़ अनमोल है, लेकिन अगर दूसरों को पता चल गया कि तुम्हारे पास यह है, तो तुम बहुत खतरनाक हो जाओगे। क्यों? एल्डर जू और भी हैरान हो गए। वे इसे समझ नहीं पाए। हालांकि यह चीज़ कीमती है, लेकिन यह उस हद तक नहीं है ना? कई कीमती चीज़ें हैं, सिर्फ यही एक नहीं। जहां तक उनका सवाल था, उनके बेटे की क्षमताओं के साथ आम लोग निश्चित रूप से उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें लगा कि आरव एक राय का पहाड़ बना रहे हैं। क्या आपने कल्टीवेटर के बारे में सुना है? एल्डर जू के अविश्वास को देखकर आरव ने संकोच से पूछा। कल्टीवेटर? आप कल्टीवेटर के बारे में जानते हैं? आरव की बातों के बाद एल्डर जू का रंग रूप एकदम बदल गया। क्या तुमने उनके बारे में सुना है? एल्डर जू के हाव भाव देखकर आरव को पता चल गया कि एल्डर जू को जरूर पता है। हाँ, एल्डर जू ने सिर हिलाया और सावधान भाव से उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि शहरों के भीतर अलौकिक क्षमताओं वाले दिव्य प्राणियों का एक समूह छिपा होता है और उन्हें साधक के रूप में जाना जाता है। शक्तिशाली साधक पहाड़ों और समुद्रों को भी हिला सकते हैं, अजेय इतने कि कोई देश भी उन्हें हल्के में भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकता। हालांकि यह कोई वास्तविक रहस्य नहीं है, लेकिन आम लोगों को ऐसी जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। तुम्हें कैसे पता? एल्डर जू को इस बात की ज्यादा जिज्ञासा थी कि आरव साधकों के बारे में कैसे जानता है। वास्तव में मैं एक साधक हूँ, आरव ने असहाय होकर आह भरी और सच्चाई से उत्तर दिया। उसी समय खुद को साबित करने के लिए आरव के हाथ में अचानक एक ज्वाला प्रकट हुई। आग, हवा से आग बनाना वास्तव में एक दिव्य सत्ता का साधन है। क्या तुम सच में साधक हो? ये देखकर एल्डर जू पूरी तरह से चकित हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आरव एक महान साधक बनेगा, जिसके पास वास्तव में अलौकिक क्षमताएं होंगी।
एल्डर जू के विश्वास करने के बाद आरव ने समझाना जारी रखा, और तुम्हारे हाथ में जो खजाना तलवार है वह निश्चित रूप से एक खजाना है जिसे कोई भी साधक हथियाने का प्रयास करेगा। वास्तव में भले ही आम लोग इसे देखें और दुर्भावनापूर्ण इरादे रखें, आपके बेटे की वीरता को देखकर वे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन साधक आम लोग नहीं हैं। वे ऐसे खजाने को छीनने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। क्या तुम नहीं कहोगे कि तुम खतरे में हो? आरव के स्पष्टीकरण के बाद एल्डर जू को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। ये परिणाम उसकी कल्पना से कहीं अधिक गंभीर है। यदि कोई साधक वास्तव में उसे निशाना बनाता है, भले ही उसका बेटा जियांगचू का बड़ा शूटर हो, तो वह उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि ये साधक वास्तव में भयानक और खतरनाक हैं। घबराए हुए एल्डर जू ने जल्दी से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? आरव ने एक पल के लिए सोचा और सच्चाई से जवाब दिया, सबसे अच्छा तरीका इसे नीलामी में बेचना है। वास्तव में यदि नीलामी द्वारा इस तरह के खजाने को बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित रूप से अनगिनत साधक बोली लगाने के लिए आकर्षित होंगे, जिससे भारी लाभ सुनिश्चित होगा। बेशक ये वह परिणाम है जिसकी आरव कम से कम इच्छा रखते हैं। इसलिए एक पल के लिए झिझकने के बाद आरव ने कहा, वैकल्पिक रूप से यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप खजाने की तलवार मुझे दे सकते हैं और मैं आपको 3 एहसान, चाहे बीमारी का इलाज हो, लोगों को मारना हो या किसी की रक्षा करना हो, मैं तुम्हें 3 बार अपनी सहायता दूंगा। इतनी मूल्यवान वस्तु के लिए 3 एहसानों का व्यापार, आरव इसे एक लाभ मानता है। केवल अनिश्चितता यह है कि एल्डर जू सहमत होंगे या नहीं। यदि आप इसे चाहते हैं तो मैं इसे आपको मुफ्त में दे दूंगा। आपने मेरी जान बचाए, एकमात्र खजाने की तलवार क्या है? आरव के शब्दों को सुनकर एल्डर जू ने संकोच नहीं किया और खजाने की तलवार सीधे आरव को सौंप दी। मैं आपके 3 एहसानों का ऋणी हूँ। जब भी तुम्हें उनकी जरूरत हो बेझिझक पूछ लेना। खजाने की तलवार को थामे हुए आरव ने कहा, बीमारी को ठीक करने के लिए जब तक जीवन की सांस बची है मैं उन्हें बचा सकता हूँ। जहाँ तक मारने और बचाने की बात है, एक साधक के रूप में ये और भी कम चुनौती है। हालांकि एल्डर जू ने इसे मुफ्त में पेश किया, लेकिन आरव बदले में कुछ दिए बिना इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। वास्तव में शक्तिशाली तलवारबाजी के साथ इस वस्तु को प्राप्त करने से आरव की क्षमताएं बहुत बढ़ जाएंगी, तो वह इसे मुफ्त में कैसे ले सकता था? ठीक है, आरव के आग्रह को सुनकर एल्डर जू ने आगे मना नहीं किया। हालांकि एल्डर जू को अंदर से कुछ निराशा महसूस हुई, आरव के स्पष्ट अंतर से दूर महसूस हुआ। ये देखकर आरव को तब एहसास हुआ कि वह अधिक विचारशील न होने की अपनी गलती थी। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो एल्डर जू खुद को दूर कर सकते हैं। अध्याय 39 सभा में उपहास। आरव सिर्फ एल्डर जू को धन्यवाद देना चाहता था, बिना उससे दूरी बनाने के इरादे से। लेकिन अगर इससे एल्डर जू के दिल में कुछ बेचैनी पैदा होती है तो यह अच्छा नहीं होगा। इसलिए आरव ने जल्दी से समझाया, भाई, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। मुझे लगता है कि तुम्हारा सामान मुफ्त में लेना गलत है, खासकर इतनी अच्छी चीज़। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुमने मुझे जो दिया है वह और भी ज़्यादा कीमती है? सच कहूँ तो मैं तुम्हारा जीवन ऋणी हूँ। जू टोंग ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर जवाब दिया, तो क्या तुम अब भी इन चीज़ों के बारे में चिंता करने जा रहे हो? मैं गलत था, मैंने जो पहले कहा था उसे वापस लेता हूँ। चूंकि जू टोंग ने ऐसा कहा था, इसलिए आरव सिर्फ अजीब तरीके से अपनी पिछली टिप्पणियों को वापस ले सकता था। यह ज़्यादा सही है। आरव की बातें सुनकर जू टोंग ने आरव के कंधे को थपथपाया और संतुष्टि से मुस्कुराया। उसी समय जू टोंग के मार्गदर्शन में आरव ने एक के बाद एक अच्छी चीजें देखी और उनसे गुजरते हुए सुनहरे प्रकाश को अवशोषित किया। सुनहरे प्रकाश को अवशोषित करने के बाद आरव का क्षेत्र क्यूई खेती परत एक पूर्णता के शिखर पर पहुंच गया था, जो किसी भी समय परत 2 तक पहुंचने के कगार पर था। जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें नहीं थीं, जो चीज़ आरव को सबसे ज्यादा उत्साहित करती थी वह थी उसके हाथ में स्वर्ग को छिपाने वाली तलवार। जू टोंग के घर से निकलने के बाद आरव ने थोड़ा प्रयोग किया। स्वर्ग को छिपाने वाली तलवार का उपयोग करके आरव की ताकत कम से कम 30% तक बढ़ सकती थी, साथ ही उसके शरीर के भीतर सच्ची क्यूई को एक निश्चित बढ़ावा मिल सकता था। हालांकि आरव की साधना तकनीक शक्तिशाली थी, लेकिन अपने वर्तमान क्षेत्र में साधारण साधकों का सामना करते हुए वह सबसे अच्छे से क्यूई साधना परत 2 के मध्य चरण में किसी से मुकाबला कर सकता था। लेकिन स्वर्ग को छिपाने वाली तलवार के साथ क्यूई साधना परत 2 के अंतिम चरण का सामना करते हुए भी आरव इसे संभाल सकता था। यह एक खजाने की तलवार की भयानक शक्ति है। आरव बहुत संतुष्ट था और स्वर्ग को छिपाने वाली तलवार से अलग होने का सहन नहीं कर सकता था। हालांकि जो बात आरव को परेशान करती थी वह ये थी कि ऐसी खजाने वाली तलवार ले जाना बहुत ही विशिष्ट था और कई जगहों पर हथियारों की अनुमति नहीं थी। आखिरकार यह एक खजाने वाली तलवार है जो मिट्टी की तरह लोहे को काटती है, बहुत घातक होती है और सुरक्षा जांच से नहीं गुजरती। अगर मेरे पास कोई भंडारण खजाना होता तो ये बहुत अच्छा होता।
इस परेशानी वाली बात के बारे में सोचते हुए आरव ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वास्तव में अगर कोई भंडारण खजाना होता तो सब कुछ ठीक होता। दुर्भाग्य से भंडारण खजाने साधारण खजाने से भी अधिक कीमती होते हैं और एक साधारण खजाना मिलना मुश्किल है, भंडारण खजाने की तो बात ही छोड़िए। तभी फोन की घंटी बजी। आरव ने जांच करने के लिए फोन उठाया और ये लियूजू का कॉल था। उनके सहयोग की पुष्टि करने के बाद लियूजू ने आरव को एक तरफ छोड़ दिया और एक आम करियर वाली महिला की तरह व्यस्त हो गई। आरव को उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उसे खुद ही कॉल करेगी, इसलिए आरव ने जल्दी से कॉल का जवाब दिया। क्या आपके पास अभी समय है? कॉल कनेक्ट होने के बाद लियूजू ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, क्या चल रहा है? आरव ने सिर हिलाया। ये सुनकर कि आरव के पास समय है, लियूजू ने जल्दी से पूछा, ऐसा है, मेरी बहन एक सहपाठी सभा में भाग लेने जा रही है। मुझे उसके अकेले जाने में सहज महसूस नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ जाओ, क्या ये ठीक है? जरूर, आरव ने सहमति में सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं अभी आपको लियू क्यूई का स्थान भेज दूंगी। आरव के सहमत होने के बाद लियूजू ने खुशी से फ़ोन रख दिया। उसी समय आरव को लियू क्यूई का स्थान मिला और वह जल्दी से वहां चली गई, क्योंकि लियूजू ने उसे निर्देश दिया था। लियू क्यूई आज्ञाकारी रूप से उसी स्थान पर आरव का इंतजार कर रही थी। जब उसने आरव को आते देखा तो लियू क्यूई ने आरव को तिरस्कार से देखा और चिढ़कर कहा, तुम सच में आए हो? बस बाद में जाकर अकेले खेलो, मेरे पीछे मत आना। आज लियू क्यूई ने गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। वास्तव में लियू जुई की तुलना में भी लियू क्यूई का रूप और स्वभाव समान रूप से प्रभावशाली था, लेकिन उसका गुस्सा वास्तव में बहुत बुरा था और उसका आरव के प्रति बहुत कठोर रवैया था। तुम्हारी बहन ने मुझे तुम पर नज़र रखने के लिए कहा है, इसलिए बस उस विचार को छोड़ दो। आमतौर पर आरव उसके साथ परेशान नहीं होता, लेकिन चूंकि उसने लियूजू से वादा किया था इसलिए उसे ऐसा करना ही था। अगर तुम्हें साथ रहना पसंद है तो अपनी मर्जी से चलो, लेकिन यह मत कहो कि तुम मुझे जानते हो। ये वाकई शर्मनाक होगा। लियू क्यूई ने ठंडी सांस ली और फिर बगल के यूफेंग रेस्तरां में प्रवेश किया। यह एक 5 सितारा रेस्तरां था जिसका औसत खर्च बहुत ज्यादा था और यहाँ सहपाठियों को इकट्ठा करना वाकई बहुत ज्यादा खर्चीला था। हालांकि आरव को इन चीज़ों की परवाह नहीं थी, उसका काम सिर्फ लियू क्यूई पर नज़र रखना और यह सुनिश्चित करना था कि उसे कुछ न हो। लियू क्यूई के नेतृत्व में वे दोनों एक सुंदर ढंग से सजाए गए निजी कमरे में प्रवेश करते हैं। उस समय कमरा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, सभी लियू क्यूई की उम्र के ही थे। किकी, तुम आखिरकार आ ही गई, ये कौन है? किकी, तुम आज वाकई बहुत खूबसूरत हो, एक छोटी राजकुमारी होने के लायक हो। ... जैसे ही लियू क्यू निजी कमरे में दाखिल हुई, इन लोगों ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया, उसका पक्ष लेने की कोशिश की। आरव ने एक आकस्मिक नज़र डाली और ज्यादातर लड़कों को देखा। क्या यह उसकी छोटी सी बेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है? भाभी, नमस्ते सभी। लियू क्यू ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और लड़कियों के पास बैठने के लिए तैयार हो गई। इस समय एक सूट पहने हुए आदमी एक ब्रांडेड घड़ी पहने हुए खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए पूछा, किकी, यहाँ आकर बैठो। वैसे तुम किसी को यहाँ क्यों लाए हो? ये कौन है? कुछ न कहना ठीक था, लेकिन एक बार उल्लेख किए जाने पर लियू क्यू गुस्से से भर गई और तिरस्कारपूर्वक बोली, वह आरव है जो हमारे घर पर मुफ्तखोरी करता है। क्या वह आरव है, वह कमज़ोर आदमी जिसे लियू परिवार में जबरन शामिल किया गया है? वह साथ क्यों आया? क्या उसके साथ खाने से तुम्हारी भूख नहीं खराब होती? तो यह हारने वाला है। उसे वास्तव में कोई शर्म नहीं है। लियू जू अब सीईओ भी नहीं बनना चाहता, फिर भी वह बेशर्मी से इधर उधर घूम रहा है। ये घृणित है। लियू क्यूई के शब्दों के साथ निजी कमरे में उपहास का एक कोरस फूट पड़ा। कुछ लोगों ने बात करते समय अपनी नाक भी ढक ली, जैसे कि आरव वास्तव में बुरी गंध महसूस कर रहा था। लेकिन आरव ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना, सूट पहने आदमी की सीट के ठीक बगल में बैठ गया और बेपरवाह होकर खाना शुरू कर दिया। एक हारने वाला हमेशा हारने वाला ही रहेगा और उन्हें अफ्रीका से आए शरणार्थी की तरह सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। भिखारी भी बेहतर हैं, कम से कम वे भोजन मांगते हैं, जबकि वह बिना किसी शर्म के मुफ्त में खाता है। ये दृश्य देखकर ये लोग और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गए और आरव को गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगे। उनमें से सूट और घड़ी वाला आदमी और भी अधिक चिंतित था। शुरू में उसने इस सभा के दौरान लियू क्यूई के साथ कुछ करने की योजना बनाई, लेकिन आरव की उपस्थिति के कारण उसकी योजना विफल हो गई। इसके अलावा आरव उसके बगल में बैठने में कामयाब हो गया, जिससे लियू क्यूई के बगल में बैठने की उसकी योजना बाधित हो गई, जिससे उसे आरव से बहुत नफरत हो गई। अगर नज़रें मार सकती तो आरव अनगिनत बार मर चुका होता, लेकिन आरव को इनमें से किसी की भी परवाह नहीं थी। वह बस अपना खाना जल्दी से खत्म करना चाहता था, लियू क्यूई को वापस भेजना चाहता था और लियू जू द्वारा उसे सौंपा गया काम पूरा करना चाहता था।
अगर ऐसा न होता तो वह बच्चों के झुंड के साथ बैठकर खाना खाने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। अगर उसके पास समय होता तो वह पैसे के लिए कीमती सामान खरीद सकता था। क्या ये बढ़िया नहीं होगा? अध्याय 40। तुम ये दिखावा करने की हिम्मत कर रहे हो। ये दृश्य देखकर लियू क्यूई और भी अधिक नाखुश हो गई, बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी और गुस्से में आरव को डांट रही थी। एक भूखे भूत की तरह पुनर्जन्म लेते हुए, क्या तुम्हारे परिवार के पास तुम्हारे लिए भोजन नहीं है? तुम पूरी तरह से बदनाम हो गए हो। इस बीच उसके बगल में सूट पहने हुए आदमी ने हंसते हुए सलाह दी कि हर कोई हमारे जैसा असाधारण नहीं है। इन गरीब लोगों का जीवन गरीबी में ही बीतता है। जब उनके पास खाने के लिए कुछ होता है तो वे निश्चित रूप से खाने की पूरी कोशिश करते हैं, अन्यथा कौन जानता है कि वे फिर से ऐसा स्वादिष्ट भोजन कब चख पाएंगे। ऊपर से वह लियू क्यूई को और अधिक उदार होने का आग्रह कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह केवल अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहता था, जैसे कि वह दूसरों से बेहतर पैदा हुआ हो। और खाने के बाद यहीं से इन लोगों का दिखावा आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। क्या ऐसा नहीं है? भोजन के बाद एक लड़के ने अपनी घड़ी दिखाते हुए असहाय रूप से शेखी बघारते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे इस ब्रांड की घड़ी खरीदने के लिए पैसे दिए हैं, इसकी कीमत 10,000 है। मुझे यह नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी माँ ने इसे मेरे लिए खरीदने पर जोर दिया, ये बहुत कष्टप्रद है। ये कहने के बाद उसने असंतुष्टि का चेहरा बनाया, जैसे कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ हो। तुम्हारी माँ वाकई बहुत बढ़िया है, तुमसे बहुत ईर्ष्या करती है। 10,000, ये घड़ी वाकई बहुत अच्छी है। उसी समय उसके घमंड ने चापलूसी और ईर्ष्या की लहर पैदा कर दी, और जब वह पूरी तरह से आनंद ले रहा था तो उसने उत्तेजक ढंग से आरव की ओर देखा, घृणा से कहा, कुछ लोग, भले ही वे अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत करते हों, शायद एक घड़ी का पट्टा खरीदने में सक्षम न हो, है न? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे कुछ दिनों के लिए आपको उधार दे दूं? हाँ, ये लड़का आत्मसंतुष्टता से मुस्कुरा रहा था। उसे आरव के सामने श्रेष्ठता का प्रबल एहसास था। लेकिन आरव ने केवल एक ठंडी नज़र डाली, खाना जारी रखा और अधीरता से कहा, एक उच्च गुणवत्ता वाली नकली घड़ी भी दिखाने के लिए पर्याप्त साहस रखती है। मुझे कुछ 100 रुपये दो, मैं तुम्हें ईस्ट सिटी एवेन्यू पर एक समान घड़ी लाकर दे सकता हूँ। शुरू में वह आदमी वाक्य का पहला भाग सुनने के बाद गुस्से से पलटवार करने वाला था, लेकिन जब ईस्ट सिटी एवेन्यू शब्द का उल्लेख किया गया तो वह तुरंत शांत हो गया। ठीक यही वह जगह है जहां उसने घड़ी खरीदी थी। लेकिन वह ये नहीं समझ पाया कि आरव को कैसे पता चला कि घड़ी नकली है, और यह भी पता था कि आप उन्हें ईस्ट सिटी एवेन्यू पर खरीद सकते हैं। क्या ये हो सकता है कि आरव एक छुपा हुआ विशेषज्ञ है? उसकी प्रतिक्रिया देखकर उसके अन्य सहपाठियों ने उसे तिरस्कार से देखा, चुपके से उपहास करते हुए। पैसे नहीं हैं और फिर भी दिखावा कर रहे हैं, अब ये चेहरे पर तमाचा है न? वाकई बेवकूफ़ी है। हालांकि इसने दूसरों को दिखावा करने से नहीं रोका। देखिए, नीली शर्ट पहने एक और लड़का आगे बढ़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपनी कार की चाबियां निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मेरा परिवार ठीक ठाक है, फिर भी यह ठीक ठाक है। देखिए, मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक BMW खरीदी है, महंगी नहीं, बस कुछ 100,000 की। उसके शब्दों को सुनकर हर कोई तुरंत अवाक रह गया। वाह, कुछ 100,000 और तुम कहते हो कि यह महंगी नहीं है? तुम सच में एक टाइकून हो। इतना कम उम्र में सैकड़ों हजार की BMW चला रहा है, तुम्हारा परिवार वाकई अमीर है। उसी समय ये लोग ईर्ष्या से भरे चेहरों के साथ उसकी प्रशंसा करने लगे। बुरा नहीं। इस बीच नीले रंग के आदमी ने आरव को देखा और उत्तेजक ढंग से हंसा, हाँ, शायद कोई हारने वाला कह दे कि मेरी भी नकली है। ये बहुत शर्मनाक होगा। उसके शब्दों को सुनकर आरव अचानक अवाक रह गया। मैंने किसे उकसाया? हर कोई मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं दुश्मन हूँ, क्या ये ज़रूरी है? हालांकि आरव ने फिर भी शांति से जवाब दिया, BMW असली है और इसे खरीदने पर सैकड़ों हजारों की लागत आई थी, लेकिन कौन जानता है कि इसके कितने मालिक रहे हैं। पिछले मालिक को इसे बेचने की जल्दी थी, इसलिए कीमत कम थी, है न? लेकिन तुम धोखा खा गए। यह पानी से क्षतिग्रस्त कार है। बेहतर होगा कि तुम इसका मूल्यांकन करवाओ और जल्दी से अपना पैसा वापस पाओ, नहीं तो बाद में तुम्हारे पास रोने के लिए कुछ होगा। तुम आरव के शब्दों से नीले रंग का आदमी इतना हैरान हो गया कि वह बोल नहीं सका। आरव को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी दिव्य प्राणी को देख रहा हो। दरअसल जब उसने इसे खरीदा था तो मालिक इसे बेचने की जल्दी में था और कीमत बेहद कम थी। उसे लगा कि उसे बहुत बड़ा सौदा मिल गया है। लेकिन आरव को ये कहते हुए सुनकर वह वास्तव में थोड़ा चिंतित था और उसे तुरंत इसका मूल्यांकन करवाने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। उसके हैरान भाव को देखकर आरव ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। ऐसी तुच्छ बातों के साथ आरव को केवल बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी मूल्यांकन क्षमता का उपयोग करने की आवश्यकता थी। वास्तव में अगर आरव चाहता तो वह ये भी जान सकता था कि पिछले मालिक ने कितनी बार कार सेक्स के लिए इसका इस्तेमाल किया था।
आरव को लगातार 2 बार चेहरे पर थप्पड़ मारने में सफल होते देखकर बाकी लोगों ने शेखी बघाड़ने की हिम्मत नहीं की। इस बीच लियू क्यू कुछ हैरान था, उसे लगा कि आज का आरव बहुत अलग था, लगभग एक अलग व्यक्ति की तरह, पहले जैसा बेकार नहीं। मैं कहता हूँ, तुम लोग भी बिना पैसे के दिखावा क्यों करते हो? इस बीच ब्रांडेड घड़ी के साथ ब्रांडेड सूट पहने आदमी थोड़ा हंसते हुए बाहर आया। उसी समय आरव ने उसे और उसके सहपाठियों को बदनाम कर दिया और उसे अपनी प्रतिष्ठा वापस हासिल करनी पड़ी।